अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरसलान अब्बासी है एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू माय पेज एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं नाजरीन को, जो कि पाकिस्तान का अभी 79th इंडिपेंडेंस डे गुजरा है पिछले दिनों, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी बात से मैं अपने आज के मौजू का आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 80 साल होने को है, लेकिन जितनी भी गुज़श्ता हुकूमतें गुजरी और जो हमारी इनकम्बेंट हुकूमत है वो सब एक कशमकश में मुब्तला रहे। और कशमकश ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मजीद नए सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का इनेकाद करना चाहिए या नहीं, एंड दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। मैं आपके सामने सारे हक़ाइक़ रखूँगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रखूँगा, ताकि आप खुद इस बात का तयन कर सकें कि क्या पाकिस्तान को नए सूबों की मजीद ज़रूरत है या नहीं। आज सुबह ही मैंने डॉन के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये बात शाया की गई कि जो मौजूदा हुकूमत है ये काफ़ी संजीदा है इस मामले को लेके कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का इनेकाद कर देना चाहिए, विच मीन्स दैट पाकिस्तान वुड बी गियरिंग टुवर्ड्स अनदर प्रपोज्ड 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो फार आजम नज़ीर तारड़, जो कि हमारे इनकम्बेंट लॉ मिनिस्टर हैं, ही हैज़ मेड इट क्लियर दैट नो बिल इज़ पेंडिंग बिफोर द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि दिस इज़ अ जाइगेंटिक कोलोसल टास्क जो कि हमारी हुकूमत को पूरा करना होगा। और जब तक हमारी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी तब तक ये बिल पास नहीं हो पाएगा। और उस बिल को पास होने के लिए, उस कानून को कानून में तब्दील होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या जमात इस्लामी हो, दे ऑल हैव टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर पेज कि अब वक्त आ चुका है कि आइनी तरमीम की जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नए सूबों का इनेकाद किया जाए। और जब तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अग्री नहीं करेंगी, एक पॉलिटिकल कंसेंसस रीच नहीं होगा, तब तक नए सूबे कभी भी नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले नाजरीन को मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 4 बड़े सूबे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि आप सबको पता ही होगा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध है। और इसके मज़ीद पाकिस्तान के अंदर 3 ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है और गिलगित और बल्तिस्तान है। जो नाजरीन ये नहीं दे आर नॉट अवेयर कि ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है, मैं उनको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है तो पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही, लेकिन दे आर कम्प्लीटली सेल्फ गवर्नड। उनकी अपनी सेल्फ गवर्नेंस है, विच मीन्स कि उनकी अपनी पार्लियामेंट्री असेंबलीज हैं, उनके अपने हाई कोर्ट्स हैं, उनके अपने सुप्रीम कोर्ट्स हैं, दे आर फुली फंक्शनिंग दमसेल्व्स। और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सिर्फ 3 चीज़ें अपने हाथ में रखती है, जिसमें फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी। सेम गोज विद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूएन चार्टर के तहत बनी हुई है, सो इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोनमसली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन। जो कि हमारे सामने इस वक्त एक नक्शा आ रहा है पाकिस्तान का, जो कि शायद ऐसा ही कुछ हो। वो ये है कि कहीं रूमर ये आ रहा है कि पाकिस्तान में मजीद 12 एडमिनिस्ट्रेटिव नए यूनिट्स बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एथनिक लाइंस, कल्चरल लाइंस, प्रोविंशनल लाइंस। और डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसके तहत गवादर और कराची को एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पंजाब वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स एंड केपी एंड बलूचिस्तान वुड बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 यूनिट्स। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ज़रा हम उनका जायज़ा ले लेते हैं कि क्या पाकिस्तान को नए सूबे बनाने का कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं। सबसे पहले तो फ़ायदा ये है नए सूबों का कि जब भी कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन उसको डिवाइड किया जाता है मज़ीद छोटे रीजन्स के अंदर, तो उसकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मज़ीद आसान हो जाती है। एंड ये रूल है स्टेट क्राफ्ट का कि जितना छोटा एरिया रकबा होगा उतना आसानी से वो मैनेज हो जाएगा, बजाय ये कि अगर पंजाब को हम मज़ीद 2 से 3 मज़ीद नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो फंडिंग है, रेवेन्यू जनरेशन है, मैनेजमेंट है सरकारी अफसरान से, जो सरकारी अफसरान ने करनी है मज़ीद, वो मज़ीद आसान हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, नई जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जाएंगी फॉर द यूथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। वो कैसे? जैसे सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी भर्तियाँ होंगी, सरकारी दफातर बनेंगे, तो उन लोगों को वहाँ पर रोज़गार फराहम किया जाएगा। नंबर 3,
जो नंबर 3 है वो ये है कि आपको ये चीज़ सामने आपके होते हुए नजर आएगी कि जो भी पैसे या रेवेन्यू जनरेशन जो सिर्फ बड़े शहरों के ऊपर लगाए जाते थे, अब वो छोटे छोटे इलाकों के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, चाहे वो नए सूबों में तब्दील हो जाएंगे। एथनिक माइनॉरिटीज़ को बेतहाशा फ़ायदा हासिल होगा कि दे विल नाउ हैव अ से इन द गवर्नमेंट, दे विल नाउ हैव अ से इन द मैटर्स ऑफ लॉ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। एथनिक माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा चांस दिया जाएगा कि अब आप भी सामने आएँ। एंड नंबर लास्टली जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि नए जब सरकारी दफातर बनेंगे तो जो लोग बैकवर्ड एरियाज में अपने पर्टिकुलर प्रोविंस के रहते हैं उनके लिए रसाई आसान हो जाएगी, सरकारी दफातर उनके लिए आसानी से पहुंचना आसान हो जाएगा, उनके लिए हाई कोर्ट्स नए बन जाएंगे। अगर किसी शख्स ने उठ के लाहौर हाई कोर्ट जाना है पंजाब के दूर दराज इलाके से और अगर नया सूबा बन जाता है देन दे कैन ईजिली मूव टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर न्यू हाई कोर्ट जो कि उनके सूबे के अंदर मजीद एज अ फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एक तो ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर बेतहाशा इजाफा होगा। वो इस तरह के जब नए सरकारी दफातर खुलेंगे, नए अफसरान की भर्ती होगी तो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन की इजाफा होगा क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर से उनकी तनख्वाहें पूरी होंगी, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पूरे होंगे। विच लीड्स टू पॉइंट नंबर 2 के एक्सपेंडिचर में इजाफा होगा जब उनके दफातर बनेंगे जिसका डेवलपमेंट से कोई नया ताल्लुक नहीं होगा। नंबर 3 प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करेगी वो ये करेगी कि जो पानी की डिवीजन है काश्तकारी के लिए, क्योंकि पंजाब और सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा दरिया बहते हैं, तो इनकी डिवीजन किस तरह होगी कोई पता नहीं। दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज प्रॉब्लम। और नंबर 4 कि जब नए सूबे बनेंगे तो उनके पास अपनी कोई रेवेन्यू जनरेशन या रेवेन्यू स्ट्रीम एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, विच मीन्स कि दे विल बी रिलाइंग अपॉन द NFC अवार्ड्स। अब NFC अवार्ड्स क्या हैं? ये नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत अवार्ड्स हैं जिसके तहत ये बात तय की गई थी कि जितना भी फेडरल टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा 57% will be given to the provinces and 42 to 43% will be reserved for the federal territory। इस्लामाबाद रखेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रखती है। अब क्योंकि नए सूबों के पास अपने कोई पैसे नहीं होंगे, नए सूबों के पास अपनी कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइट रेवेन्यू जनरेशन हो रही होगी थ्रू टैक्सेशन थ्रू NFCs वो मजीद डिवाइड हो जाएगा, which will cause further problems to exchequer। And last but not the least, कुछ एथनिक माइनॉरिटीज हमारे मुल्क के अंदर एलिनेशन भी फील कर सकती हैं, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को मजीद डिवाइड किया जाएगा ऑन एथनिक लाइंस जिसके अंदर से हार्मनी खत्म होने का डर होता है। हार्मोनाइजेशन जो है उसमें शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। तो दीज आर द रीजंस व्हाई पाकिस्तान शुड मूव टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट in order to produce new administrative units, in order to have new administrative units, but at the same time there are some drawbacks, and the men who are sitting in the corridors of power जिन्होंने constitutional amendment करनी है, they have to keep these things in mind कि जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम एथनिक माइनॉरिटीज़ को, कल्चरल फैक्टर्स सारे के सारे आप इंक्लूड नहीं करेंगे व्हेन यू आर प्रपोजिंग दिस पर्टिकुलर बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तब तक हमें नए सूबे बनाने का, तब तक हमें नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच जी। प्लीज़ डोंट लीव, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट नॉट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू जी।